अस्सलाम वालेकुम टू ऑल द स्टूडेंट्स एंड व्यूवर्स। आज से स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करने लगे हैं अपना फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के फिज़िक्स के ऑनलाइन लेक्चर्स का। तो स्टार्ट करेंगे हम फर्स्ट ईयर की फ़िज़िक्स से। मेरा नाम है अब्बास अयूब। एफएससी फ़िज़िक्स का जो चैप्टर नंबर 1 है वो है मेजरमेंट्स के रिलेटेड, और इसमें हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से कि जब से इंसान ने इस दुनिया में कदम रखा है वो तब से चीज़ों को ऑब्ज़र्व कर रहा है, चीज़ों को देख रहा है, उनके बारे में सोच रहा है कि चीज़ें कहाँ से आई, कैसे आई। मिसाल के तौर पे दिन हो रही है, रात हो रही है, तारे हैं, और भी चीज़ें हैं, चाँद वगैरह, ये कहाँ से आई, कैसे बनी, दरिया हैं, समंदर हैं, दरख्त वगैरह, तो चीज़ें कहाँ से आई, उन चीज़ों को ढूंढना चाह रहा है। इनका नॉलेज उसने इकट्ठा किया, तो उस नॉलेज को हम नाम देते हैं नेचुरल फिलॉसफी का। तो ये इसकी डेफिनेशन हम यहाँ पे लिख भी देंगे कि इंसान ने हमेशा से चीज़ों को ऑब्जर्व किया, देखा है, उनको उनके बारे में सोचा है और उन चीज़ों की रीज़न ढूंढने की कोशिश की जो भी दुनिया उसके आसपास है। तो इस चीज़ को हम नाम देते हैं नेचुरल फिलॉसफी का। तो जब चीज़ें ऑब्जर्व होती गई, उनका नॉलेज इकट्ठा होता गया, तो 19वीं सदी के आगाज़ तक ये नॉलेज इतना ज़्यादा हो गया कि हमें ज़रूरत महसूस हुई कि किसी भी एक इंसान के लिए इतने ज़्यादा नॉलेज को इकट्ठा पढ़ पाना बहुत मुश्किल होगा। तो इसलिए हमें ज़रूरत महसूस हुई कि अब हमें इस नॉलेज को 2 हिस्सों में डिवाइड कर देना चाहिए। तो यही हम यहाँ पे साथ साथ लिखते भी जाएंगे कि जैसे जैसे इंक्रीज़ आता गया साइंटिफिक नॉलेज के अंदर अप टिल द बिगिनिंग ऑफ 19th सेंचुरी, 19वीं सदी के स्टार्ट तक, तो हमें ये ज़रूरत महसूस हुई कि अब हमें जो है क्लासीफाई कर देना चाहिए नेचर को 2 ब्रांचेस के अंदर। तो वो 2 ब्रांचेस जो हैं वो कौन कौन सी थी? तो इस नेचुरल साइंस को हम 2 बुनियाद के ऊपर, 2 बेस के ऊपर इसको 2 ब्रांचेस के अंदर डिवाइड करते हैं, एक लिविंग थिंग्स के हिसाब से और एक नॉन लिविंग थिंग्स के हिसाब से। तो जो इसको लिविंग थिंग्स के हिसाब से हमने डिवाइड किया उसको हम कहते हैं बायोलॉजिकल साइंस, जो स्टडी होती है लिविंग थिंग्स की। इसकी एग्जांपल में आ जाएगा आपके पास बॉटनी, बायोलॉजी है, बॉटनी है, जोलॉजी है, तो ये सारी लिविंग थिंग्स की स्टडी है। तो दूसरी जो हमने इसकी ब्रांच बनाई उसे हम कहते हैं फिजिकल साइंस, जो कि स्टडी होती है नॉन लिविंग थिंग्स की। ये इसकी डेफिनेशंस आप लोगों ने 9th क्लास में भी पढ़ी होंगी। तो इसकी अगर हम एग्जांपल्स पे जाएं तो इसकी एग्जांपल्स में आप कह सकते हैं फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ है, एस्ट्रोनॉमी है, जियोलॉजी वगैरह। ये सारे के सारे जो हैं एग्जांपल्स हो जाएंगी फिजिकल साइंस की, कि सारी नॉन लिविंग थिंग्स की स्टडी है। तो अब हम स्टार्ट करेंगे फिज़िक्स की डिफ़ाइन से। फिज़िक्स की डिफ़ाइन वही बेसिक जो हम लोग 9th क्लास में भी पढ़ते हैं कि ये ब्रांच है साइंस की जिसके अंदर जो है हम किस किस चीज़ को स्टडी करते हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, एनर्जी और उनके दरमियान रिलेशनशिप। ये डेफिनेशन पढ़ते तो हैं, आज हम कोशिश करेंगे कि इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड भी करें। तो इस पूरी डेफिनेशन के अंदर जो है 3 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं, एक मैटर का, एक एनर्जी का और एक इनका रिलेशनशिप। तो पहले मैटर के बारे में पढ़ते हैं कि मैटर क्या होता है। बेटा, हर वो चीज़ मैटर है जिसके पास 2 प्रॉपर्टीज़ हों। वो 2 प्रॉपर्टीज़ कौन सी? एक, मैटर के पास मैस होता है, कोई भी चीज़ जो मैस रखती हो, और इसके साथ वो कोई ना कोई स्पेस लेती हो। जिसके पास ये 2 चीज़ें होंगी, मैस और स्पेस, उसको हम कहेंगे मैटर। तो आप अपने आसपास जितनी भी चीज़ें देखेंगे हर चीज़ का कुछ ना कुछ मैस होगा और वो कोई ना कोई स्पेस भी घेरेगी। मिसाल के तौर पे अगर आप किसी रूम के अंदर बैठे हैं तो आपके सामने डाइस पड़ा होगा, आपकी बुक्स होंगी, मार्कर है, पेन है, कोई भी चीज़, हर चीज़ का कुछ ना कुछ मैस होता है और वो कोई ना कोई स्पेस ऑक्युपाई कर रही होती है। तो इसका मतलब ये है कि हर चीज़ जो है वो तकरीबन आपके पास मैटर है। अब ये मैटर किसी भी शेप के अंदर हो सकता है, ये सॉलिड के अंदर भी हो सकता है, लिक्विड के अंदर भी हो सकता है, या गैस की फॉर्म में भी हो सकता है। तो अगर आप लोगों को याद हो 9th क्लास में आप लोगों ने स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ी थी कि 3 स्टेट्स होती हैं जिन्हें हम सॉलिड भी कह सकते हैं, लिक्विड भी कह सकते हैं और गैस की फॉर्म में भी हो सकता है। तो ये तीनों चीज़ें मैटर हैं। तो ये सारा थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन हो जाएगी मैटर की, कि हम अपने आसपास जितनी भी चीज़ें देखते हैं हमें ज़्यादातर चीज़ें मैटर की फॉर्म में ही मिलती हैं। क्या कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जो मैटर के अंदर लाई ना करती हों? तो बिल्कुल, आप अपने आसपास देखेंगे तो आपको कुछ चीज़ें ऐसी ज़रूर मिलेंगी जो मैटर नहीं होंगी। अगर वो चीज़ें मैटर नहीं है तो हम उसको फिर किसके अंदर डालेंगे? उसको हम फिर डाल देंगे इस एनर्जी की फील्ड के अंदर, एनर्जी में। मिसाल के तौर पे अगर आप किसी रूम में बैठे हैं तो आपके पास लाइट जल रही होगी, तो लाइट जो है वो मैटर नहीं है क्योंकि ना तो कोई इसका मैस होता है, ना ही वो कोई स्पेस ऑक्युपाई करती है।
तो लाइट अगर मैटर नहीं है तो फिर वो क्या होगी, आपके पास एनर्जी होगी। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ तो जो मेरी आवाज़ है उसका भी कोई मैस नहीं है, कोई स्पेस नहीं है, ऑक्यूपाई नहीं करती, तो फिर उसको भी हम क्या कहेंगे, वो भी आपके पास क्या है, एनर्जी है। इसी तरह आप अपने आसपास बहुत सी चीज़ें देखेंगे, आपको डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जीज मिलेंगी, जिसमें मैकेनिकल एनर्जी आ सकती है मोशन के हिसाब से, लाइट एनर्जी आ सकती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी आ सकती है, केमिकल एनर्जी आ सकती है, इसी तरह साउंड एनर्जी है या हीट एनर्जी है, बहुत सारी फॉर्म्स ऑफ एनर्जीज हैं। तो इसका मतलब ये है कि हम अपने आसपास जितनी भी चीज़ें देखते हैं या तो वो मैटर की फॉर्म में या वो एनर्जी की फॉर्म में। इसका मतलब ये है कि हम डेली लाइफ के अंदर जितनी भी चीज़ें पढ़ रहे हैं वो सारे की सारी फिजिक्स के डिफाइन के अंदर ही कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट जो है वो आता है इसका रिलेशनशिप, कि इनमें रिलेशन क्या है। तो इसका रिलेशन जब मैं एक फेमस आइंस्टाइन इक्वेशन से लिखता हूँ, शायद आप लोगों ने कहीं पे सुना हो इसके बारे में, इसको कहीं देखा हो। ये इक्वेशन थी E = mc²। ये इक्वेशन, इसको आइंस्टाइन इक्वेशन कहते हैं, ये शायद आप लोगों ने कहीं देखी हो। इसमें देखिए मैस और ये एनर्जी का रिलेशन है कि आप एनर्जी को मैस के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं और मैस को एनर्जी के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसकी कोई एग्जांपल है जिसमें हम मैस और एनर्जी को आपस में कन्वर्ट कर सकें, तो इसकी एग्जांपल ये एटम बम है, कि जब तक एटम बम एक्सप्लोड नहीं होता तब तक उसके अंदर यूरेनियम होता है, और यूरेनियम जो है वो मैस रखता है, उसका मतलब कि वो मैटर है। लेकिन जब वो मैटर एक्सप्लोड करता है तो उससे जो है हीट प्रोड्यूस होती है। अब हीट क्या थी, आपके पास एक एनर्जी थी। इसका मतलब ये कि क्या हुआ कि हमने एक मैटर को कन्वर्ट कर दिया किसके अंदर, एनर्जी के अंदर। तो ये जो है इनके दरमियान एक रिलेशनशिप ड्राइव हो जाएगा, मैटर और एनर्जी के दरमियान। मुझे उम्मीद है कि आपको फिजिक्स की डिफाइन जो है वो काफ़ी हद तक अब क्लियर हो गई होगी कि हम किस किस चीज़ को किस हिसाब से स्टडी कर रहे होते हैं। तो इसमें एक और इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट कि ये एक एक्सपेरिमेंटल साइंस है। हम फिजिक्स के अंदर जो है कोई भी चीज़ सिर्फ हवाई बातें नहीं कर देते, हम उसको थ्योरेटिकल भी प्रूव करेंगे और इसके साथ साथ उसको एक्सपेरिमेंट के साथ भी प्रूव करेंगे। आगे चल के हम डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म भी करेंगे। तो ये जो फिजिक्स है ये एक एक्सपेरिमेंटल साइंस है, इसके अंदर हम एक्सपेरिमेंट से परफॉर्म करते हैं। और सेकंड जो हम पहले मैं बता चुका हूँ कि इट इज़ अ मोस्ट फंडामेंटल साइंस। फंडामेंटल मीन्स के बेसिक। अब देखें, आप जितनी भी चीज़ें पढ़ रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं फिजिक्स इस्तेमाल हो रही है। हमारी डेली लाइफ के अंदर बहुत सी जगह पे फिजिक्स का बहुत अहम रोल है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप किसी भी चीज़ को स्टडी कर रहे हो तो आपको फिजिक्स जो है वो लाजमी पढ़नी पड़ेगी। तो इसलिए हम कहते हैं कि ये एक मोस्ट फंडामेंटल साइंस है, मोस्ट बेसिक साइंस है। नेक्स्ट है मेन फ्रंटियर्स ऑफ फंडामेंटल साइंस। फंडामेंटल्स फ्रंटियर्स का मतलब है कि हम साइंस को कितने लेवल्स के ऊपर पढ़ते हैं, कितने महाज के ऊपर पढ़ते हैं। तो इसके टोटल 3 फ्रंटियर्स हैं, 3 लेवल्स के ऊपर हम साइंस को पढ़ते हैं। वो 3 लेवल्स कौन से हैं? पहला ये द वर्ल्ड ऑफ एक्सट्रीमली लार्ज, कि दुनिया बहुत बड़ी है। जैसे कि यहाँ पर देखें तो इसमें देखें आपके पास डिफरेंट गैलेक्सीज हैं, स्टार्स हैं, प्लैनेट्स हैं। अगर हम इन चीज़ों को स्टडी कर रहे हो तो ये तो बहुत हैवी ऑब्जेक्ट्स हैं, बहुत लार्ज ऑब्जेक्ट्स हैं। तो इस चीज़ की स्टडी को हम कहेंगे कि इसका मतलब यह है कि ये दुनिया बहुत बड़ी है, बहुत बड़े लेवल के ऊपर हम साइंस को स्टडी कर रहे हैं। इसलिए हम इसे कहते हैं द वर्ल्ड ऑफ एक्सट्रीमली लार्ज, जिसकी एग्जांपल में हम दे सकते हैं यूनिवर्स। इसी तरह सेकंड आ जाएगा द वर्ल्ड ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल, कि दुनिया बहुत छोटे लेवल के ऊपर भी है, हम छोटी चीज़ों को भी स्टडी करते हैं और उनके बारे में पढ़ते हैं। तो उसकी एग्जांपल में हम ले सकते हैं कि जैसे इलेक्ट्रॉन्स हैं, प्रोटॉन्स हैं, न्यूट्रॉन्स हैं, या न्यूक्लियस है, या क्वार्क्स वगैरह। तो ये इनका साइज बहुत छोटा है। तो इसका मतलब ये है कि जब हम इनको पढ़ रहे होते हैं हम बहुत स्मॉल ऑब्जेक्ट्स को पढ़ रहे हैं। तो इसीलिए फिर यहाँ से आपका सेकंड पॉइंट बन जाएगा कि दुनिया बहुत स्मॉल भी है, द वर्ल्ड ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल ऑब्जेक्ट्स, की बहुत छोटी छोटी चीज़ों को भी हम स्टडी करते हैं साइंस के अंदर। तो इसकी भी एग्जांपल्स हम दे देंगे, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स आ जाएगा, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, मिजॉन्स, क्वार्क्स वगैरह, एंड बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी। इसी तरह फिर थर्ड आएगा, एक तरफ हमने बड़े ऑब्जेक्ट्स को पढ़ लिया, एक तरफ हमने छोटे ऑब्जेक्ट्स को पढ़ लिया। तो थर्ड जो है वो इन दोनों के दरमियान आएगा। तो ना तो इतना ज़्यादा बड़ा होगा ना ही इतना ज़्यादा छोटा होगा, तो उसे हम कहेंगे कि मिडल साइज है। किस किस के दरमियान? स्मॉल थिंग्स और लार्ज थिंग्स के दरमियान। तो इसे हम कहेंगे द वर्ल्ड ऑफ मिडल साइज थिंग्स, कि इन दोनों के दरमियान में है। अच्छा, अगर दरमियान में है तो इसकी कोई ना कोई रेंज होनी चाहिए। तो इसकी रेंज जो है वो क्या होगी? इसकी रेंज है मॉलिक्यूल से हमने स्टार्ट करना है और कहाँ तक जाना है? अर्थ तक। मतलब कि इसकी जो रेंज है मॉलिक्यूल्स के लेवल से लेकर अर्थ के साइज तक जितनी भी चीज़ें हैं उन सबको हम कहेंगे कि वो मिडल साइज थिंग्स हैं। इसका एक और भी नाम है, इसे हम इट इज़ अ वर्ल्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स मैटर भी कहते हैं। ये इसका सेकंड नाम है। आप ये भी कह सकते हैं कि ये बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ों के ऊपर जो है वो मुश्तमिल है। जैसे कि हम डेली लाइफ के अंदर जो जितनी भी हमारी चीज़ें हैं वो सारी इसी के अंदर आएंगी। नेक्स्ट
ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स। 19वीं सदी का जब आगाज एंड हो रहा था, उस वक्त साइंटिस्ट का ये ख्याल था कि हमने तकरीबन जितनी भी चीज़ें हैं साइंस के रिलेटेड, हमने हर चीज़ ऑब्जर्व कर ली है। अब इस अर्थ के ऊपर ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो हमसे ढकी छुपी हो या जिसके बारे में हमें कोई भी इल्म ना हो। लेकिन जैसे ही 19वीं सदी का एंड था और 20वीं सदी का स्टार्ट था, तो कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे सामने आए कि जिनको हमारी जो फिज़िक्स थी या पुरानी साइंस थी उनको एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी। तो वहाँ से साइंटिस्ट को ख्याल हुआ कि नहीं, अभी ऐसा नहीं है, हम सब कुछ फाइंड आउट नहीं कर सके, अभी भी बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें हमें ढूंढना पड़ेगा और उसके लिए हमें अपनी फ़िज़िक्स के अंदर, हमें अपनी साइंस के अंदर थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी। तो यही हमें यहाँ पे लिखा है कि जब 19वीं सेंचुरी का एंड हो रहा था तो बहुत सारे फिजिसिस्ट ने ये बिलीव करना स्टार्ट कर दिया कि हर चीज़ जो है फिज़िक्स के रिलेटेड हमने डिस्कवर कर लिया है। लेकिन जैसे ही 20वीं सदी का आगाज़ था तो बहुत सारे ऐसे एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स सामने आए जिनके ऊपर जो हमारे लॉज वगैरह थे उनकी मॉडिफिकेशन करने की ज़रूरत महसूस हुई। इसका मतलब ये है कि वो मॉडिफाई करने की ज़रूरत इसलिए महसूस हुई कि पिछले जो हमारे पास लॉज वगैरह थे वो उनको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे। तो जैसे जैसे टाइम गुजरता गया, फिज़िक्स जो है बढ़ती गई और ये बहुत एक कम्प्लेक्स फील्ड बन गई। तो इसलिए फिर हमने आगे मज़ीद स्टडी किया और फिज़िक्स की आगे बहुत सारी मज़ीद ब्रांचेस बाहर निकली। तो उसको हम कुछ यहाँ पे दिखाते भी हैं, पढ़ते भी हैं। एक उनमें ब्रांच थी न्यूक्लियर फिज़िक्स की। ये नाम से ही मेंशन है, न्यूक्लियस से वर्ड निकला है। तो ये फिज़िक्स की एक ऐसी ब्रांच होगी जिसके अंदर हम न्यूक्लियस को स्टडी करेंगे। तो ये इसकी डेफिनेशन भी बन जाएगी कि ये फिज़िक्स की ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर हम एटॉमिक न्यूक्लियाई को स्टडी करते हैं। नेक्स्ट जो है वो पार्टिकल फिजिक्स है। अब ये पार्टिकल्स के ऊपर बेस करते हैं कि आपका कोई भी मैटर जो है वो किन किन पार्टिकल से मिलकर बना है, उस चीज़ की स्टडी को हम कहेंगे पार्टिकल फिजिक्स। अगेन इसकी डिफाइन बनेगी, ये फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसके अंदर हम पार्टिकल्स की बात करते हैं कि कोई भी मैटर जो है वो किन किन पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। तो इस चीज़ को हम कहते हैं पार्टिकल फिजिक्स। नेक्स्ट है रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स। ये रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स उन चीज़ों के साथ डील करती है। फिजिक्स की ये वो ब्रांच है जिसमें हम बहुत हाई स्पीड ऑब्जेक्ट्स को स्टडी करते हैं। हाई स्पीड, इतनी ज़्यादा स्पीड होनी चाहिए कि वो कंपेरेबल हो विद द स्पीड ऑफ लाइट। इस यूनिवर्स में सबसे फास्टेस्ट जो चीज़ है वो आपके पास स्पीड ऑफ लाइट है। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट, कोई चीज़ अगर स्पीड ऑफ लाइट के कंपेरेबल मूव करेगी तो उन चीज़ों की स्टडी को हम कहेंगे रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स। इसकी एग्जांपल में हम कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है उसकी स्पीड बहुत करीब होती है स्पीड ऑफ लाइट के, बहुत मतलब कि बहुत फ़र्क होता है, लेकिन फिर भी हम उसको कंपेरेबल कह सकते हैं कि वो कंपेरेबल है विद द स्पीड ऑफ लाइट। जो स्पीड ऑफ लाइट एक्चुअल में होती है वो 3 × 10⁻⁸ होती है, और जबकि जो इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड होती है वो तकरीबन 10⁻⁶ तक होती है। तो तकरीबन उसके बराबर है। तो वो ऑब्जेक्ट्स जिनकी स्पीड ऑफ लाइट के कंपेरेबल हो, उनकी स्टडी को फिर हम कहेंगे रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स। तो यही इसकी डिफाइन भी बन जाएगी। ये फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसके अंदर हम उन वेलोसिटीज़ को एक्सप्लेन करते हैं, डील करते हैं, जिनकी स्पीड अप्रोच करती है विद दैट ऑफ लाइट के साथ। नेक्स्ट है सॉलिड स्टेट फिजिक्स। अब ये नाम से मेंशन है कि हम ऐसी फिजिक्स की ये ऐसी ब्रांच है जिसके हम सॉलिड्स ऑब्जेक्ट्स को पढ़ेंगे, उनकी स्टेट्स को पढ़ेंगे, उनके स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे कि उनके स्ट्रक्चर कैसे हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा केमिस्ट्री के अंदर मोनोक्लिनिक होता है, ट्राइक्लिनिक होता है, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है। तो इस तरह उनका कौन सा स्ट्रक्चर है और उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। तो उन सॉलिड्स के स्ट्रक्चर को पढ़ना, उनकी प्रॉपर्टीज़ के पढ़ने की फिजिक्स को हम कहते हैं सॉलिड स्टेट फिजिक्स। तो ये फिजिक्स एक ऐसी ब्रांच बन जाएगी जिसके अंदर हम स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स को स्टडी करेंगे। अच्छा, नेक्स्ट जो है इसमें हम फिजिक्स की आगे कुछ फील्ड्स को स्टडी करेंगे। कुछ फील्ड्स ऐसी होती हैं जो प्योरली फिजिक्स के साथ रिलेट करती हैं, जबकि कुछ ऐसी होती हैं जिसके अंदर हम फिजिक्स को किसी और फील्ड के साथ कंबाइन करते हैं, मर्ज करते हैं। पहले हम फिजिक्स की प्योर फॉर्म देखते हैं कि प्योर फॉर्म जो है फिजिक्स की वो कौन कौन सी हैं, कौन कौन सी फील्ड हैं जिसके अंदर हम प्योर फिजिक्स को पढ़ते हैं। तो वो प्योर जो फिजिक्स की फील्ड्स हैं वो मैकेनिक्स आ जाएगी, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स आ जाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है, ऑप्टिक्स है, साउंड है, जनरल रिलेटिविटी है, एटॉमिक फिजिक्स है। तो ये फिजिक्स की प्योर फील्ड्स हैं, इसके अंदर हम किसी भी और फील्ड को ऐड नहीं किया, तो इसलिए हम कहते हैं एरियाज ऑफ फिजिक्स है, ये प्योर फिजिक्स की फील्ड्स हैं। तो नेक्स्ट जो है वो इंटरडिसिप्लिनरी एरियाज ऑफ फिजिक्स। ये फिजिक्स की वो फील्ड्स हैं जो कंबाइन होती हैं, जो मर्ज होती हैं। मतलब आप पढ़ किसी और फील्ड कर रहे होंगे लेकिन उसके अंदर कहीं ना कहीं फिजिक्स इस्तेमाल हो रही होगी। तो इसके हम एग्जांपल्स देखते हैं आगे, जैसे कि बायोफिजिक्स है।
अब पढ़ हम बायो कर रहे हैं, लेकिन उसके अंदर हम फिजिक्स का रोल पढ़ रहे हैं। इसी तरह आगे केमिकल फिजिक्स है, इंजीनियरिंग फिजिक्स है, एस्ट्रोफिजिक्स है, जियो फिजिक्स है, मेडिकल फिजिक्स है एंड सो ऑन। तो इसमें देखें हम पढ़ किसी और चीज़ को रहे हैं, लेकिन उसके अंदर फिजिक्स का रोल है उसको हम बेसिकली स्टडी कर रहे हैं। नेक्स्ट, रोल ऑफ फिजिक्स इन टेक्नोलॉजी, कि फिजिक्स का टेक्नोलॉजी के अंदर कितना रोल है। तो फिजिक्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग की फील्ड के अंदर। अब जैसे कि साइंस और टेक्नोलॉजी के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, जिससे इंसान की जो पहचान है या उसका जो लुक है वो बिल्कुल टोटली चेंज हो गया है। अब इंसान का अगर जो रहन सहन देखें, उसका गुजारना देखें लाइफ का, तो वो टोटली चेंज हो चुका है। अब हमारी लाइफ वैसी नहीं रही जैसे कि आज से कुछ अर्सा पहले थी। अब अगर हम अपना इंफॉर्मेशन मीडिया देखते हैं या हमारे जो कम्युनिकेशंस के तरीकाकार हैं, अगर हम उनको देखते हैं तो ये बहुत फास्ट हो गए हैं, और जिससे आप घर बैठे कहीं भी किसी भी मुल्क में किसी भी इंसान से बात कर सकते हैं, आप उसको कोई पैगाम भेज सकते हैं। तो हमारा जो रहन सहन है, अब जो हमारा मीडिया है वो बहुत फास्ट हो गया, जिससे हमारा जो लिंक है पूरी दुनिया के साथ वो बहुत करीब हो गया, बहुत फास्ट हो गया, और हम हर एक के साथ राब्ते में हैं। अब अगर हम कंप्यूटर को देखते हैं तो ये सारा कुछ हम कंप्यूटर के बेस के ऊपर करते हैं, और कंप्यूटर जो है वो आपका बेसिक आइडिया जो है वो फिज़िक्स के साथ था। कैसे कि कंप्यूटर जिनसे बना होता है वो चिप्स जो हैं, चिप्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कह लें, या उसकी जो स्टडी है वो बेस करती है फिज़िक्स के ऊपर। आगे हम चल के देखते हैं कि जैसे ये चिप्स जो बनी होती है, अगर आपने मदरबोर्ड वगैरह देखा हो तो उसके अंदर जितनी भी चीज़ें होती हैं, चिप्स वगैरह जो बनी होती हैं, वो सिलिकॉन की बनी होती हैं। अब ये सिलिकॉन जो है ये आपको सैंड से मिलता है, रेत से मिलता है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उस रेत में से सिलिकॉन को बाहर निकालें और उससे कंप्यूटर बनाएं और दुनिया को एक नई से नई चीज़ें आप प्रोवाइड करें, या अगेन आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उस रेत से मट्टी के किले वगैरह बनाएं और उनके साथ खेलें। तो यही हमारा लास्ट पॉइंट भी है कि इट इज़ अप टू यू वेदर वी मेक अ सैंड कासल और अ कंप्यूटर आउट ऑफ इट, कि अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उस रेत का कैसे इस्तेमाल करते हैं। क्या आप उससे मट्टी का जो है कोई किला वगैरह बना देते हैं और आप उससे खेलते रहते हैं, या आप उसमें से कंप्यूटर निकालते हैं और दुनिया को मज़ीद चीज़ें प्रोवाइड करेंगे। तो नेक्स्ट अब हम मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।